चत्वारि शृङ्गा त्रयोस्ति पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्वस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुर्वीति महो देवो मर्त्या आविवेश सक्तुमिवर्तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाच्यमकृत अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मी निहिताधिवाची भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम प्रत्याहार सूत्रों में लण सूत्र पर भाष्यकार विचार कर रहे हैं। अयम नकारो दिर अनुबध्यते पूर्वश्चैव परश्च तत्राण ग्रहणेषु इन ग्रहणेषु च संदेहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वेति। ये जो नकार है दो बार अनुबंध के रूप में प्रयोग किया गया है। अयम नकारो दिर अनुबध्यते, अ इ उन और लण दो बार नकार का प्रयोग है। पूर्वश्चैव परश्च, पूर्व में भी और पर में भी। एक पूर्व वाला पूर्व नकार है, एक पर नकार। तत्राण ग्रहणेषु इन ग्रहणेषु च, तो जो भी आपके अण या इन है वहाँ संदेह हो जाएगा। जहाँ भी अष्टाध्यायी में सूत्रों में अण ग्रहण है या इन ग्रहण है तो वहाँ संदेह हो जाता है कि पूर्वेण वास्युः परेण वेति, कि ये अण प्रत्याहार पूर्व वाले नकार से लिया जाए या पर वाले से। इसी प्रकार से इन ग्रहण में भी संदेह हो सकता है, पूर्व से लिया जाए कि पर से लिया जाए। प्रदीपकार को देखिए, संदेहो भवति इति किम प्रत्यासत्तिराश्रियते अथवा व्याप्तिरिति संदेह। प्रत्यासत्ति जानते हैं ना, प्रत्यासत्ति न्याय। प्रत्यासत्ति न्याय ये होता है, जैसे मान लीजिए अभी मुझे खांसी आई और यहीं पे पानी रखा है, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी ना कि भोजनालय से ही लेके आओ बिना किसी विशेष कारण के, है ना। कोई विशेष कारण हो गया, मान लीजिए इसमें कुछ गिर गया, कुछ हो गया, तब तो कहेंगे, लेकिन बिना किसी विशेष कारण के नहीं कहेंगे। तो प्रत्यासत्ति न्याय, प्रत्यासत्ति होता है निकटता, तो निकटता से ही यदि प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो तो वहीं से कार्य कर लिया जाता है। तो प्रत्यासत्ति न्याय की दृष्टि से देखें तो जहाँ अण और इन है तो निकट वाला नकार तो पूर्व नकार है, तो वही लिया जाना चाहिए, है ना। अथवा व्याप्तिरिति, और कई बार प्रत्यासत्ति प्रयोजन नहीं होता है, कई बार व्याप्ति प्रयोजन होता है कि अधिकतम को हम लाभान्वित करना चाहते हैं या अधिकांश का अनुग्रह करना चाहते हैं, है ना, या उसका ग्रहण करना चाहते हैं कार्य की दृष्टि से, तो वहाँ पे प्रत्यासत्ति न्याय न लगा करके व्याप्ति न्याय का आश्रय किया जाता है। जब हमें एक विशेष बृहत्तर समुदाय को अनुग्रहित करना हो तो फिर वहाँ पर व्याप्ति न्याय का आश्रय करते। तो लोक में दोनों ही न्याय हैं, शास्त्र में भी दोनों ही न्याय स्वीकृत हैं अलग अलग स्थलों पर। तो इसलिए संदेहो भवति किम प्रत्यासत्तिर आश्रियते अथवा व्याप्ति ही। और उद्योत इसको और स्पष्ट कर रहे हैं कि संदेह ये है कि क्व प्रत्यासत्ति ही क्व व्याप्ति ही इति संदेह, कि अष्टाध्यायी में जहाँ जहाँ अण आया है, जहाँ जहाँ इन आया है, उनमें से किन स्थलों में तो व्याप्ति न्याय का आश्रय करके अण इन जो है वो लण के नकार से ग्रहण किए गए हैं, और किन सूत्रों में प्रत्यासत्ति न्याय का आश्रय करके अ इ उन वाले नकार से अण इन ग्रहण किए गए हैं, ये संदेह है। स्पष्टमेतत्। समाधाता कथमिन्
कतम मीन्स तावत अग्रहणे संदेह, कतम मीन्स तावत अणग्रहणे, नहीं कतम, कतमस्मिन्, कतमस्मिन् तावत् अणग्रहणे संदेहः, कतमस्मिन् अणग्रहणे तावत् संदेहः। तो समाधाता कह रहा है पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कौन से अणग्रहण में संदेह है। ठीक है, अष्टाध्यायी के कौन से अणग्रहण में आपको संदेह है। उद्योतकारः वक्ष्यमाण रीत्या सर्वत्र निर्णायक सत्वात् प्रश्नः। आगे जिस रीति से भाष्यकार चल रहे हैं तो हर जगह हमें कोई निर्णायक हेतु मिल रहा है। ठीक है, कोई ना कोई निर्णायक तत्व है हर एक स्थल में, हर एक सूत्र में। इसलिए समाधाता जिज्ञासु से पूछ रहा है कि आपको संदेह कहाँ है, ये बताइए। कतरस्मिनिति पाठे अपि डतरादि विधौ उपाधि प्रत्याख्यानान् न दोष इति बोध्यम। कह रहे हैं कि कहीं कहीं कतमस्मिन की जगह भाष्य में कतरस्मिन पाठ भी मिलता है, तो वो पाठ होने में भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि कतरस्मिन भी बनता है डतरादि विधौ उपाधि प्रत्याख्यानात्। डतरादि विधि में उपाधि का प्रत्याख्यान किया हुआ है, माने जिनसे डतर डतम कहे हैं उसी स्थल में होंगे ऐसा नहीं है, उससे अन्यत्र भी उनका प्रयोग देखा जाता है। तो ये तो वाक्य संरचना पर बात हो गई। तो जिज्ञासु ने अपना संदेह रखा, नकार पूर्व भी नकार है और पर भी नकार, दो बार अनुबद्ध किया गया है नकार को। अण इन ग्रहणों में हमें संदेह है। जिज्ञासु ने पूछा कौन से अण ग्रहण में संदेह है बताइए, तो जिज्ञासु ने बता दिया ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न इति, इसमें संदेह है। समाधाता कहता है असंदिग्धम पूर्वेण न परेण, ये तो असंदिग्ध है। क्या असंदिग्ध है कि ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो न वाला अण पूर्व नकार से है, पर से नहीं है। माने अण में वहां पर अ इ उ इन्हीं तीन को ही ग्रहण किया जाएगा और उन्हीं को ये सूत्र दीर्घ विधान करेगा, अन्य को नहीं करेगा। जिज्ञासु ने कहा कुत एतत्, माने जो असंदिग्धता है इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ। तो समाधाता ने कहा पराभावात्, पर का अभाव होने से, पर अण का अभाव होने से। न ही ढ्रलोपे परे नः सन्ति, समाधाता ने स्पष्ट किया कि देखो ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो नः क्या बोलता है, ढकार और रेफ का लोप होने पर जो पूर्व वाला अण उसको दीर्घ हो जाता है। तो समाधाता ने हेतु यही बताया, जो ढ्रलोपे बोला जा रहा है इस ढ्रलोप के परे रहते केवल अ इ उ ही मिलेंगे, पूर्व वाले अण ही मिलेंगे, बाद वाले अण मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, बच कौन गया जिसको दीर्घ कर सकते हो, केवल री, री का दीर्घ होता नहीं। ए ओ ऐ औ ये अपने आप से दीर्घ है, ह य आदि का कोई दीर्घ होता नहीं है, वो तो व्यंजन है। ठीक है, उनको तो दीर्घ नहीं हो सकता ना, क्योंकि दीर्घ अच के स्थान पर होता है, तो इसलिए केवल री बच गया। और री को भी इनको चाहिए नहीं है, इसलिए कह रहे हैं समाधाता कि न ही ढ्रलोपे परे अणः सन्ति, ढ्रलोप के विषय में पर वाले अण हैं ही नहीं, होते ही नहीं हैं। जिज्ञासु अब री का ही उदाहरण दिखाएगा, एक री ही बचा था है ना, उसी को जिज्ञासु पकड़ के करके लेके आएगा। देखिए ननु चायमस्ति अत्रिढ़ अवृढ़ इति, आप कह रहे हो कि ढ्रलोप में उदाहरण नहीं मिलते हैं हमें पर वाले अण के, ये तो अत्रिढ़ अवृढ़ में तो री है। अत्रिढ़ अवृढ़ की सिद्धि कीजिए, त्रिह धातु है और आगे क्त प्रत्यय, और ऐसे ही व्रीह धातु है, आ तो उपसर्ग है ही, तो त्रिह धातु से क्त प्रत्यय कर दिया। होड़ का विषय बन रहा है ना, झल के परे रहते हकार को ढकार हो गया, और झशश तथोर धोध, झश में आ गया ना ये ढ, झभय घ ढ, तो झश में आ गया। जिस हकार को ढकार किया है वो झश में आ गया, उससे उत्तर तकार है उसको ध हो जाएगा। ठीक है, तथो झशश तथोर धोध, तो स्थिति क्या रही आपकी, आ त्रेढ़ और ध, इस ध को ष्टुनाष्टु कीजिए। ष्टुनाष्टु का विषय बन रहा है टवर्ग का योग, टवर्ग का योग जो आपने
ह को ढ किया है वो टवर्ग है, तो टवर्ग के योग में सकार और तवर्ग को टवर्ग करना है, तो टवर्ग का ध है ना, इसको टवर्ग करोगे तो ढ ही हो जाएगा। ठीक है, तो आत्रिढ़ ढ ये रहा, और इसी तरह से बिल्कुल आवृढ़ ढ, यही कार्य हो करके होढ़ झषश तथोर्धोधः ष्टुना ष्टु। अब ढोढ़े लोपः, ढ का लोप हो जाता है, ढ के परे रहते तो एक ही ढ सुनाई पड़ता है, आत्रिढ़ आवृढ़। ठीक है, आत्रिढ़ आवृढ़। तो अब यहाँ पे ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, यदि पूर्वस्य ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः में अण जो है वो लण पर वाले नकार से हो, लण के नकार से हो, तो ढ्र लोपे पूर्वस्य लगने लगेगा ना। यहाँ पे ढ का लोप होने पर पूर्व वाले अण को दीर्घ हो जाए तो री को दीर्घ पाएगा, तो पर वाले अण मिल तो रहे हैं, री मिल गया। जिज्ञासु ये दिखा रहा है, समाधाता कह रहा था ना कि कोई पर वाले अण मिलेंगे ही नहीं ढ लोप की स्थिति में, तो ये दिखाया। तो समाधाता कहता है एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण, तो अच्छा ऐसा है कि सामर्थ्य के कारण से यहाँ पर पूर्व वाले नकार से ही अण ग्रहण किया जाएगा, पर वाले नकार से अण ग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि ही परेण स्याद अण ग्रहणम अनर्थकम स्याद, क्योंकि यदि पर वाले नकार से करेंगे ना अण का ग्रहण, तो फिर क्या हो जाएगा, अण ग्रहण अनर्थक हो जाएगा। यदि ही परेण स्याद अण ग्रहणम अनर्थकम स्याद, क्यों अण ग्रहण अनर्थक हो जाएगा, कहते हैं कि देखो ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोच इत्येव ब्रूयात्, कि दीर्घ तो अधिकतम अच के स्थान में ही हो सकता है ना। ह य वर आदि को तो दीर्घ के स्थान में दीर्घ हो नहीं सकता, आगे जो अण में वर्ण आ गए वो कौन आए, ह य वर ल, वो अच संज्ञक है नहीं, अच संज्ञक नहीं है तो उनके स्थान में तो दीर्घ हो ही नहीं सकता, कहीं ढ्र लोप के परे रहते पूर्व में मिल भी जाए तो इसलिए आचार्य को इतना बड़ा प्रत्याहार पर वाले नकार से अण ये तो नहीं रखना चाहिए था। यदि आचार्य को दीर्घ ही करना है तो दीर्घ तो अच को होता है, तो आचार्य को दीर्घ ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोचः इतना ही बोलना चाहिए था। ठीक है, इतना ही बोलना चाहिए था। और भी आगे देखते जाइए, अथवा एतदपि न ब्रूयात्, या फिर जो है इतना भी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अचश्च परिभाषा के कारण से ही स्थानीय अच अपने आप उपस्थित हो जाएगा, अच भी ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घ होना बनाया हुआ है, उसमें दिखाया पहले कि ह य व र ल आदि को तो दीर्घ हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अण ना कह के छोटा प्रत्याहार अच कहना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि अथवा एतदपि न ब्रूयात् अचोह्येतद् भवति ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति, अथवा इस अच को भी बोलने की आवश्यकता है नहीं सूत्र में, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घः इतना ही सूत्र बनाना पर्याप्त है, अपने आप ही जो है अच को ही होता है। ठीक है, तो ये तो सब आचार्य को भी पता था, लेकिन फिर भी वो अण ग्रहण कर रहे हैं, तो अण ग्रहण सामर्थ्य से पता चलता है कि आचार्य को यहाँ पूर्व नकार से अण ग्रहण अभिष्ट है, पर नकार से नहीं है, क्योंकि यदि पर नकार से अण ग्रहण अभिष्ट होता तो फिर अण वो दोषपूर्ण था, तब वो अण ग्रहण नहीं करके क्या करना चाहिए था, अच, और फिर अच को दीर्घ, अच के स्थान में दीर्घ करना था, तो अच ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घः इतना ही बनाना चाहिए था। ठीक है, कब, यदि पर वाले नकार से अण ग्रहण अभिष्ट होता, तो इस तरह से यदि पर वाले नकार से अण ग्रहण अभिष्ट होता यदि आचार्य को, तो इस सूत्र में अण ग्रहण व्यर्थ हो रहा है, वो व्यर्थ हो करके अण ग्रहण क्या जापित करता है कि यहाँ पर आचार्य को अण ग्रहण पूर्व वाले नकार से अभिष्ट है, पर वाले नकार से नहीं अभिष्ट है। ठीक है, तो आत्रिढ़ आवृढ़ जो पहले तरीका समाधाता बता रहा था कि पर वाले जो अण हैं वो मिलेंगे ही नहीं, ये तो नहीं है, री का स्थल मिल सकता है आत्रिढ़ आवृढ़ कहीं दीर्घ करने के लिए, लेकिन मिलते होते हुए भी हो वहाँ पे अभिष्ट नहीं है आचार्य को दीर्घ कराना, इसलिए पूर्व वाले तो वो तरीका तो
हम नहीं बता सकते इस बात को सिद्ध करने के लिए कि यहाँ पूर्व वाले नकार से ही अण ग्रहण है। उसके लिए ये नहीं हेतु दे सकते कि ड्र लोप के विषय में हमको पर वाले अण दीर्घ करने के लिए मिलेंगे ही नहीं, है ना, ये हेतु नहीं दे सकते, ये तो प्रत्याख्यात हो गया। फिर दूसरा तरीका समाधाता ने बताया कि हमें एक और जो है वो तरीका, यहाँ पर एक और उपाय दिख रहा है, आचार्य का एक और संकेत दिख रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आचार्य को पूर्व नकार से ही अणग्रहण अभिष्ट है। वो संकेत क्या है इस सूत्र में? अणग्रहण, ठीक है, अणग्रहण ही संकेत है, वही व्यर्थ होकर के ज्ञापित कर रहा है। ज्ञापक समझ आ गया ना आपको? ये तो पहले पढ़ ही चुके हो, आपको ये वो नहीं है, पढ़ चुके हो ना। अच्छा, इसमें ये बताइए, आत्रिढ़ की सिद्धि की है ना, स्टुनाष्टु लगा के फिर ढोड़े लोपा लगा रहे हैं। स्टुनाष्टु कहाँ का कार्य? 8-4 का कार्य। और ढोड़े लोप 8-3 का। अष्टध्यायी दोहराते हो रोज? मैंने कहा था ना अष्टध्यायी दोहराया करो कम से कम 10 मिनट। अष्टध्यायी भले ही देख के पढ़ा करो, 10 मिनट पढ़नी चाहिए। तो फिर ये ढोड़े स्टुनाष्टु तो असिद्ध नहीं हो जाएगा ढोड़े लोपह के करने में? कल भी आपको एक प्रश्न दिया था, है ना, ये दूसरा प्रश्न। ठीक है, पाठ के बाद बता। इसमें क्यों नहीं होगा? आत्रिढ़ में स्टुनाष्टु करके ढोड़े लोपह कर रहे हो ना, तो स्टुनाष्टु तो असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध हो जाएगा तो आपने जो ध को ढ किया था वो नहीं होगा, ध ही दिखेगा, और ध दिखेगा तो ढोड़े लोपह कैसे लगा लोगे फिर? प्रश्न स्पष्ट हुआ भाई? जशस तथोर्धोध से त को ध किया था, उस ध को आपने स्टुनाष्टु से ढ कर दिया। स्टुनाष्टु लगाने के बाद आप ढोड़े लोपह लगा रहे हो ना, तो ढोड़े लोपह के करने में तो स्टुनाष्टु असिद्ध है, असिद्ध है तो फिर ढोड़े लोपह तो नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो आत्रिढ़ वृढ़ ये एक ढकार वाले रूप का कैसे बन गए? ठीक है, चलिए अब जिज्ञासु दूसरा स्थल लेकर के आता है। अस्मिन् स्तर्हि अणग्रहणे संदेह। अच्छा, कि ये जो है अणग्रहण में संदेह है हमें, केन इति, अणग्रहण में संदेह है। अणग्रहण में पहले संदेह बताया था ना, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः सूत्र में। अब कहते हैं कि ये जो केनः सूत्र वाला ये अणग्रहण है, इसमें भी संदेह है हमें कि ये केनः पर वाले नकार से है कि पूर्व वाले नकार से है। तो समाधाता ने फिर से कहा, असंदिग्धम पूर्वेण न परेण। असंदिग्ध रूप से ये भी पूर्व के नकार से ही है, न परेण नकारेण, पर वाले नकार से ये अण प्रत्याहार नहीं है। जिज्ञासु कुतये तत् समाधाता पराभावात्। यहाँ भी पहले वही दिया कि केनः का अर्थ क्या है? क प्रत्यय के परे रहते जो अण उसको ह्रस्व होता है ना। तो समाधाता कहता है कि क प्रत्यय के परे रहते आपको जो है ना पर वाले अण मिलेंगे नहीं ह्रस्व करने के लिए। पर वाले अण माने रील रिकादे, ठीक है, मिलेंगे नहीं। न ही के परे अणः सन्ति, क प्रत्यय के परे रहते पर वाले अण है नहीं। तो जिज्ञासु कहता है, देखिए कहाँ है, गोका नौका इति। ये जो क प्रत्यय कर दिया आपने, अल्पा गौः इत्यादि या अनुकंपिता गौः, किसी भी अर्थ में 5 दिन में है ना आपका क, अल्प अल्प अर्थ में भी है और ह्रस्व अर्थ में भी है। तो उन्हीं में से किसी जो भी आपका विवक्षित अर्थ है उसमें आप कर सकते हैं। अज्ञाते कुत्सिते, रागी बात कह चल रहा है, चाहे अज्ञाते अर्थ में कर लीजिए, कुत्सिते में कर लीजिए, या तो अनुकंपायाम कर लीजिए, किस अल्पे ह्रस्व भी कर सकते, किसी भी। ह्रस्वा गौः, ह्रस्वा नौः, इस अर्थ में हमने गो सु क, नौ सु क ऐसे प्रत्यय कर दिया तो सु का तो लुक हो जाएगा, ये गो क और आगे टाप है ही, है ना, आगे टाप आ जाएगा और सु आ जाएगा। तो इस तरह से ये
गो का नो का शब्द बने हुए हैं। टाप से उत्तर सु का तो हल्ग्याभ्यो दीर्घात से लोप हो जाएगा। अब ये गो का नो का बने। अब इस गो का में कह रहे हैं कि ये जो क प्रत्यय परे है, और आप कह रहे थे कि पर वाले अण मिलेंगे नहीं ह्रस्व करने के लिए, तो केनह का सूत्रार्थ तो इतना ही है ना, केवल कि क प्रत्यय के परे रहते अण को ह्रस्व हो जाता है और कुछ उसको चाहिए नहीं। तो क प्रत्यय के परे रहते पर वाले अण ओ तो पर वाला अण ही है ना। पर वाले नकार से जब अण प्रत्यय बनाया जाए उसमें आता है ओकार औकार, तो मिल तो रहे हैं। आप कह रहे थे कि न ही के परे अणः संति, क प्रत्यय के परे रहते पर वाले अण में आने वाले जो विशिष्ट वर्ण हैं वो नहीं मिलेंगे। जो आप कह रहे थे वो तो बात ठीक नहीं है, मिल रहे हैं। तो समाधाता कहता है कि एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण, उदाहरण नहीं मिल रहे इसलिए केनह में पर वाले नकार से अण का ग्रहण नहीं होगा, ये हेतु तो खंडित हो गया। ठीक है, अब समाधाता दूसरा हेतु प्रस्तुत करता है, वही सामर्थ्य। दूसरा हेतु क्या है? सामर्थ्य। जैसे पहले कहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं। न ही एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण, यदि ही परेण स्याद् अणग्रहणम् अनर्थकं स्यात् केचः इत्येव ब्रूयात्, अथवा एतदपि न ब्रूयात् अचोह्येतद् भवति ह्रस्वो दीर्घः प्लुतः इति। सामर्थ्य कैसे दिखाया है आपने, खुद बताना। बिल्कुल पिछले सूत्र की तरह दिखाया ना। तो आप लोगों में से बताओ, देवस्वरूप जी बताना कैसे बताया केन हमें। बिल्कुल पहले की तरह ही तो है कि सामर्थ्य से हम ये जान लेंगे कि केनह का अण जो है पूर्व वाले नकार से ही है, पर वाले नकार से नहीं है। क्यों? यदि ही परेण स्याद् अणग्रहणम् अनर्थकम स्यात्, क्योंकि देखिए ये सूत्र क्या विधान कर रहा है? ह्रस्व विधान कर रहा है ना। तो कह रहे हैं कि ह्रस्व विधान जो करना है वो तो अच के स्थान में ही हो सकता है, तो पर वाला अण, बड़े वाला अण पढ़ने की आवश्यकता तो है ही नहीं। अण को हटा के अच ही पढ़ना चाहिए, और अच भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अचश्च परिभाषा बनाई ही हुई है। ठीक है, तो के इतना ही सूत्र बनाना चाहिए था। अण ग्रहण करना तो वहाँ व्यर्थ है, व्यर्थ होकर के ज्ञापित, यदि बड़े वाला अण गृहीत है तब वो व्यर्थ है, तो वो व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है कि ये बड़े वाला अण है नहीं, माने पर वाले नकार से नहीं है, पूर्व वाले नकार से ही ये अण प्रत्याहार है। एवं तर्हि सामर्थ्यात् पूर्वेण न परेण, यदि हि परेण स्यादनुग्रहणम् अनर्थकं स्यात् केचः इत्येव ब्रूयात्, अथवा एतदपि न ब्रूयात् अचोह्येतद् भवति ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति। ठीक हो गया। अब जिज्ञासु तीसरा स्थल लेके आता है जहाँ उसको संदेह हो रहा है। अस्मिन् स्तर्हि अणग्रहणे संदेहः अणोप्रज्ञस्य अनुनासिकः इति, कि अच्छा तो हमें इस वाले अणग्रहण में संदेह है। किसमें? अणोप्रज्ञस्य अनुनासिकः। कहाँ है सूत्र? 8.4 अंतिम पृष्ठ। समाधाता कहता है असंदिग्धम पूर्वेण न परेण, कि अच्छा यहाँ पर भी आपको संदेह हो रहा है, तो ये तो असंदिग्ध स्थल है, यहाँ पर भी असंदिग्ध रूप से पूर्व वाले नकार से ही अण प्रत्याहार ग्रहण किया गया है। न परेण, पर वाले नकार से अण प्रत्याहार नहीं लिया गया है। जिज्ञासु ने कहा कुतः एतत्, ये कैसे पता चला? तो समाधाता ने कहा पराभावात्, पर का अभाव होने से। पराभावात्, पर का अभाव होने से, नहीं पदान्ताः परेणः सन्ति। एक ही तरीके से बता रहा है वो हर बार, है ना, कि यहाँ पर भी पर वाला नकार इसलिए नहीं लिया जाएगा क्योंकि पर वाले अण मिलेंगे नहीं कार्य के रूप में, जिसको कार्य करना है। ये सूत्र क्या कहता है? अप्रक्रिय संज्ञक जो अण हैं उनको अनुनासिक हो जाता है, ऐसे ही कह रहा है। इसमें वावसाने सूत्र से अवसान की अनुवृत्ति आ रही है, मतलब पूरा वावसाने सूत्र ही अनुवृत्त है, तो वा विकल्प से अनुनासिक कार्य होता है, और तभी होता है जब ये अण अवसान में वर्तमान हो और अप्रज्ञेय संज्ञक हो। तो समाधाता ने कहा कि
अवसान में अण होना चाहिए, माने पदांत अण होना चाहिए, है ना। अवसान में तभी तो होगा जब पदांत होगा। तो समाधाता कहता है, न ही पदांता परे अणः संति, पदांत पर वाले अण होते ही नहीं हैं।